नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा। आपनों उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दोपहर देहरादून में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 30 मार्च को जौहरी गांव में दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी की चपेट में आने से ब्रिगेडियर जोशी का निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इसी कड़ी में राज्य भर में असामाजिक तत्वों के सफाया के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का संकल्प है कि देवभूमि की सुरक्षा और शांति सर्वोपरि बनी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में केनरा बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 लाख रुपए की चेक भेंट किया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस सहयोग के लिए केनरा बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राहत कोष आपदा, दुर्घटना और अन्य आपात स्थितियों में प्रभावित लोगों की सहायता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस तरह का सहयोग समाज के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को दर्शाता है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत उत्तराखंड को 113 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। यह राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपदा जोखिमों को कम करना और राज्य की तैयारियों को पुख्ता करना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता के लिए केंद्र का आभार जताते हुए कहा कि यह धनराशि सीधे आरबीआई के माध्यम से राज्य को हस्तांतरित होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस मदद से प्रदेश में आपदा प्रबंधन ढांचा पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आज मुख्यमंत्री आवास में वाइब्रेट वेजिले कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। आईबीटीपी और उत्तराखंड के औद्यानिक परिषद के बीच हुए इस एमओयू के तहत अब सीमा पर तैनात आईटीबीपी की वाहिनियों को स्थानीय स्तर पर ही ताजे फल और सब्जियों की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे न केवल हमारे जवानों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिलेगी, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के गश्तकारों को भी उनका उपज का वाजिब दाम मिलेगा। यह कदम रिजर्व पलायन को बढ़ावा देने और सीमांत गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में केनरा बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस सहयोग के लिए केनरा बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राहत कोष आपदा, दुर्घटना और अन्य आपात स्थितियों में प्रभावित लोगों की सहायता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस तरह का सहयोग समाज के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को दर्शाता है। पौड़ी में आयोजित लोक रंग उत्सव ने आज सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और पराज इंस्टीट्यूट के सहयोग से आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में गुजरात, राजस्थान, यूपी, कश्मीर, हरियाणा और उत्तराखंड के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने किया। इस दौरान क्लासिकल बैंजो के पेटेंट के लिए प्रसिद्ध संगीतकार पंडित मोहन सिंह रावत को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी समृद्ध लोक विरासत को संरक्षित करने और युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए बेहद जरूरी है। यह उत्सव मनोरंजन के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीवंत करने का सफल प्रयास साबित हुआ है। आज पौड़ी के लिए वास्तव में अपने आप में एक गौरव का क्षण है कि यहाँ पर पूरे देश भर में से 6 प्रांतों की यहाँ पर सांस्कृतिक टीमें आ रखी हैं और अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी वहाँ की वेशभूषा का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पौड़ी वासियों के लिए बहुत ही एक सीखने का अवसर है, देखने का और समझने का अवसर है कि यहाँ की जो नई पीढ़ी है उनको ये जानकारी मिलेगी कि अन्य राज्यों में किस तरह का कल्चर है, किस तरह की लोग की भाषा है और किस तरह की वहाँ की लोक संस्कृति है। और ये आज का जो कार्यक्रम है वास्तव में लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, जो कि हरियाणा की एक समिति के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। और यहाँ पर जो मुखिया इसको देख रेख कर रहे हैं ये प्राज इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के जो संस्कृति मंत्रालय की टीमें हैं वो 6 प्रदेशों की टीमें यहाँ पे आई थी, जिसमें गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की टीमें थी, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये है कि जो विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति है, वहाँ के लोक नृत्य हैं, लोकगीत है, वहाँ की सभ्यता है, उससे युवा पीढ़ी को रूबरू कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए हमने इस कार्यक्रम में अधिकतर युवाओं को इन्वाइट किया और आप देख रहे हैं कि पूरा प्रेक्षागृह में लगभग 500 से अधिक युवा बैठे हुए हैं और वो इस कार्यक्रम का आनंद भी ले रहे हैं और दूसरे प्रदेशों की संस्कृति को जान और समझ रहे हैं। मेरा नाम जरनैल सिंह और मैं सहायक निर्देशक उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में। 9 जून कल्चर सेंटर पटियाला ये लोक रंग उत्सव कर रहा है जी। इसमें हमने अपना देहरादून से शुरू किया था। आज ये हमारा 6वां शो है, 6वां कार्यक्रम है और इसमें 6 राज्यों के कलाकार यहाँ पर हम अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। और वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कुमाऊं और उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली जमरानी बांध परियोजना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बांध परियोजना की 2 सुरंगों में से पहली 600 मीटर लंबी डायवर्जन टनल का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। वहीं दूसरी टनल का निर्माण भी अंतिम चरण में है, जिसमें अब महज 90 मीटर की खुदाई शेष है। जमरानी बांध के महाप्रबंधक महेश खरे ने जानकारी दी है कि अब तक परियोजना का लगभग 22% कार्य पूर्ण हो चुका है और 3,800 करोड़ की इस भव्य योजना को जून 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि इस बांध के बनने से तराई क्षेत्र में पेयजल की किल्लत दूर होगी और उत्तर प्रदेश को भी सिंचाई और पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। एक टनल पूरी हो गई, क्या इसकी डिटेल है? जी, हमारे जमरानी बांध के पानी को डाइवर्ट करने के लिए 2 डाइवर्जन टनल बनाई जा रही हैं, जिसमें से जो पहली टनल है जिसकी लंबाई 600 मीटर है, कल उसको थ्रू कर लिया गया है। पूरी टनल की खुदाई का काम कंप्लीट हो चुका है और यह एक उपलब्धि है। और इसके बाद इसमें कंक्रीट की लाइनिंग का काम स्टार्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरी टनल है उसमें भी 644 मीटर की लंबाई में से मात्र 90 मीटर का हिस्सा शेष रह गया है खुदाई के लिए, लेकिन उसमें भी कंक्रीट लाइनिंग का कार्य आधे से ही प्रारंभ कर दिया गया है और एक सिरे से उसमें खुदाई का काम चालू है। कब तक ये पूरा जमरानी बांध बनने की? नहीं सर, इसका ऐसा है ना, जमरानी बांध को हम लोगों ने 5 माइलस्टोन में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से ये पहला माइलस्टोन ये है कि नदी को रोक के पूरा का पूरा पानी सुरंग के माध्यम से निकालना, और ये हमारा माइलस्टोन बरसात के पहले का है। तो ये जून तक हमारे लाइनिंग का कार्य और ये टनल एक्सकवेशन का कार्य ये पूर्ण करके, और इसके बाद से जो नींव की खुदाई
पूरा करके हम लोग जनवरी 2027 से मुख्य बांध की कंक्रीटिंग का कार्य प्रारंभ कर कब देंगे तक इसका पूरा काम और ये पूरा काम जून 2029 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। क्या कुछ लागत है इसकी? इसकी टोटल लागत 3800 करोड़ है और जिसमें से अभी हम लोग प्रथम 2 वर्ष में चूँकि कम खर्चा रहता है, जैसे ही कंक्रीटिंग का काम स्टार्ट होगा इसके बाद इसमें वित्तीय प्रगति में तेज जाएगी। अभी लगभग हम लोग 22% कार्य पूर्ण कर चुके हैं। उत्तराखंड के देहरादून समेत प्रदेश भर में एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। इस संबंध में सीएमओ मनोज कुमार शर्मा ने पुष्टि की है कि पिछले 3 महीनों से वैक्सीनेशन सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसके कारणों से समय पर टेंडर का न होना और फार्मा कंपनियों के कच्चे माल की कमी शामिल है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक खरीद के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, शॉर्टेज तो है ही सभी जगह। आप देख ही रहे हैं पिछले 3 महीने से जो हमें स्टेट स्तर से जो ARV वैक्सीन मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है और अपने लेवल पे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने LLP लोकल परचेज करें और हम कर भी रहे हैं। जो हमारा बजट उपलब्ध है उसके अंतर्गत हम उसका प्रयास कर रहे हैं। बीच में हमें दवाई मिली भी है, लेकिन अभी रिसेंटली जो हमने ऑर्डर किया था उसके सापेक्ष हमें अभी तक सप्लाई नहीं की है वेंडर ने। तो उसके द्वारा कहा गया था हमसे कि साहब लेटर किस तरीके से उसको देना है ऑर्डर का, ताकि वो ऊपर से उसको डिमांड मिल जाए। तो हमने उस पर कार्रवाई की है, तो संभवतः 1 या 2 दिन में हमें वहाँ से सप्लाई मिल जाएगी। इसके अलावा हम दोनों हॉस्पिटल में भी हमें पता लगा था कि उनके पास कुछ स्टॉक है, तो वहाँ भी हमारी बात हुई थी। तो वहाँ से भी हम लोन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमें उधारी में वहाँ से मिल जाए और जब हमारे पास स्टॉक आएगा तो हम उनको दे देंगे वापस। तो वहाँ भी बात हमारी चल रही है, शायद वहाँ से भी आज हमें कुछ वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमारा प्रयास ये है कि जो CSC PSC जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ARV की कमी ना हो। और जहाँ तक SDH और DH की बात है तो वहाँ पे एक तो स्टेट से सप्लाई होती है सीधे, और दूसरा हमने उनको निर्देश भी दिए हैं कि आपके पास जो भी CPS में जो भी पैसा है आपके पास उससे जो है वो अपने स्तर से उसको खरीद लें, क्योंकि सबके लिए मैनेज हमारे स्तर से कर पाना जो है, क्योंकि उनका अपना एक व्यवस्था है तो वो अपने लेवल पे अगर वो करते हैं तो वो बेहतर होगा। तो वही निर्देश उनको दिए गए। कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो नेता कांग्रेस में जा रहे हैं वे फ्यूज बल्ब की तरह हैं जिसने कहीं भी कोई रोशनी नहीं मिलेगी। सुबोध उनियाल ने आगे कहा कि इस नेताओं के जाने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आंतरिक कलह का आरोप लगाया है और कहा है कि पार्टी गुटबाजी से जूझ रही है, साथ ही अपने कार्यक्रमों को भी ठीक से आयोजित नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जिस तरह से एक ड्रामा दिल्ली में जाके रचा गया और मुझे बताया कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं था, पूर्व में ही ये लोग भाजपा से हटा दिए गए थे या छोड़ चुके थे, किसी का टिकट नहीं दिया गया, वो छोड़ छोड़ा। तो आज इन दिल्ली में जिस तरह से कार्यक्रम करके भ्रमित करने का प्रयास कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस तरह उनके दिल्ली के नेता भी कई बार कांग्रेस के, मैंने अखबारों में पढ़ने को मुझे मिला कि प्रभारियों के खिलाफ भी कांग्रेस के नेताओं के बयान थे कि आते नहीं है, दिल्ली बैठ कर निर्णय रहते हैं। तो इसी तरह दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है, यही मुख्यमंत्री का कहना था। और बहुत स्पष्ट है कि फ्यूज बल्ब चाहे वो इस दल में हो चाहे उस दल में हो, फ्यूज बल्ब जला नहीं करते। चुनावी साल में उत्तराखंड की धामी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नई दरों का ऐलान किया है, जिसमें बिजली की कीमतों में कई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि UPCL ने 17% दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। आयोग ने इसे जनहित को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया। इससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इसके साथ ही IIT रुड़की और GB पंत कृषि विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अलग एजुकेशन टैरिफ लागू किया गया है। EPCL के लगभग 7.40 जो हाइक था और विजन और फीटोकुल पे को हाइक को सम्मिलित करते हुए टोटल हाइक 18.86
6% का पिटीशन के द्वारा दिया गया। इसको नियामक आयोग ने छानबीन किया और उस आधार पर जो यूपीसीएल ने 14,731 करोड़ का एआरआर दिया गया था, उसके सापेक्ष आयोग द्वारा उसको अनुमोदित 12,459.54 किया गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 100 करोड़ ईपीसीएल सरप्लस में था, जो उसको इंडस्ट्री में रियायत दी गई और बाकी अन्य कैटेगरी जैसे ग्रामीण, डोमेस्टिक, RTS2, कमर्शियल, PTW, इंडस्ट्री, STLT, EV चार्जेस में कोई वृद्धि नहीं की गई। चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने आरोप लगाया है कि प्रशासन यात्रियों के स्वागत की बात तो कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में LPG गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे न केवल सिर्फ कारोबार प्रभावित हो रहा है, बल्कि यात्रियों को भी खाने पीने में समस्याएं आ सकती है। इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा भाई साहब, 22 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा शुरू होनी है। अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो तमाम दावे पूरे हो रहे हैं, जो विधायक हैं वो बैठ के कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, पूर्व विधायक की क्या तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले इसका किसी पर कोई भी विधायक हो या प्रशासन हो, इस एंगल से कोई देख ही नहीं रहा है कि जो वैश्विक संकट है। मैं अभी 3 दिन पहले मैं वहां से उतरा हूँ, आधे रेस्टोरेंट हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि यात्रा ही पे सब कुछ चल रहा है, हमारे यहाँ टूरिज्म पे भी चलता है और विंटर टूरिस्टों की संख्या बहुत अच्छी अब हमारे यहाँ है चोपता के कारण। तो मैं देख रहा था कि उस रास्ते पर जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं वो सबके लगभग खाली हो चुके हैं और कॉमर्शियल सिलेंडरों की संख्या बहुत कम आ रही है। तो पहला जिला प्रशासन को नहीं, ये राज्य सरकार को भी इस चीज पर साफ साफ करना चाहिए कि जो, क्योंकि ईंधन के साधन में अब, इसलिए मैं देख रहा हूं 10 साल से अब कॉमर्शियल सिलेंडर ही अब ईंधन का साधन है खाना बनाने के लिए। किसी भी रेस्टोरेंट में उसके अलावा बहुत कम, बहुत दूरस्थ स्थानों पर होंगे कि यहाँ लकड़ी का प्रयोग होता है, या मिट्टी तेल तो अब लोगों ने, नई पीढ़ी ने 10-12 साल से देखा ही नहीं है। तो कैसे इसकी सप्लाई होगी? फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ANB के साथ।